नमस्कार, knockinnews.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे पहेली भरे हथियार की जिसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। ये हथियार कैसे काम करता है ये तो पता है, लेकिन दुनिया की कोई भी ताकत इस हथियार की मार को रोकने की हालत में नहीं है। इस हथियार की मार को अमेरिका जैसा देश भी नहीं रोक पा रहा है। अमेरिका के जो टॉप सीक्रेट एजेंट्स हैं वो भी इसका तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं, और ये हथियार जब चाहे जैसे चाहे किसी भी अमेरिकी एजेंट को निशाना बना लेता है। और अब ये हथियार इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि भारत में भी इस हथियार का पहली बार इस्तेमाल हुआ है। क्या हथियार है, कैसा हथियार है और कितना खतरनाक हथियार है, और ये हथियार इसकी पहुंच कहां तक हो सकती है, ये कितना मारक हो सकता है, और क्या आप इससे सुरक्षित रह सकते हैं, इस सभी बातों पे, इसी सभी मसले पर मैं बात करूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे है, वहां जाकर आप यूपीआई आईडी निकालकर भुगतान कर सकते हैं। अगर आप बारकोड स्कैन करके भुगतान करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में आपको बारकोड मिलेगा, सबसे आखिर में। वीडियो पॉज करके आप इसको वहां से भी स्कैन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं ये जो घटनाक्रम है, इसके लिए अगर हम जाएंगे तो आपको 1986 जाना पड़ेगा, और बात है क्यूबा की राजधानी हवाना की। वहाँ के एक होटल में कुछ लोग रहते हैं जो अमेरिका के डिप्लोमेट्स हैं, अमेरिकन एम्बेसी के लोग वहाँ पर रहते हैं। और ये जो होटल है ये वही होटल है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इस होटल का नाम है होटल नेशनल हवाना, क्यूबा में ये होटल है। और यहाँ पे इसी तरह के कर्मचारियों से एक थी एंड्रे ली। एंड्रे ली का नाम जो है ये एक काल्पनिक नाम है, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान छिपाने की शर्त रखी थी, इसलिए ये नाम काल्पनिक इस्तेमाल किया गया है। और तब से ये नाम उसी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे हमारे देश में एक बलात्कार कांड हुआ था तो उसका नाम निर्भया रख दिया था लोगों ने, तो वो निर्भया नाम से ही लोग उसको बुलाते हैं। ऐसे एंड्रे ली थी। एंड्रे ली हर दिन की तरह काम करने अपने घर में आया करती थी, और 3-4 दिन पहले से एंड्रे ली कई दिनों से अपने फ्लैट में नहीं गई। वहाँ गई तो फ्रिज का शायद पावर का कॉर्ड निकला हुआ था, तो सामान सड़ गया था। उसने सफाई की सामान की, उसके बाद में वो चली गई ऑफिस। लौट के शाम को आई तो उसके 2 बच्चे थे एंड्रे के, तो उसने उनको ऊपर खेलने के लिए भेज दिया। और बच्चे जो है वो सोसाइटी में दूसरी जगहों पर खेलते हैं, वो ऊपर चले गए और वो अपना कुछ ट्रेजर हंट टाइप का कुछ खेल रहे थे। और इसी दौरान सामने क्यूबा पुलिस जो है उसकी पेट्रोलिंग चल रही थी। वहाँ पे एक पेट्रोलिंग बॉक्स बना हुआ था जो बाकायदा लकड़ी का बॉक्स होता है, जहाँ से वो निगरानी रखते हैं। चूँकि यहाँ पे डिप्लोमेट्स रहते थे, अमेरिका के डिप्लोमेट्स रहते थे। अमेरिका क्यूबा को बहुत परेशान करता रहा है, इसलिए और भी वहाँ की हिफाजत रखी जाती थी। ये काम करते करते अचानक एंड्रे जो है वो खाना कुछ बनाने लग गई, और खाना बनाते समय अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके सिर में बहुत सारे चाकू एक साथ घोंप दिए हैं। असहनीय दर्द उसको हो रहा था, और वो लगातार उसको कम्बैट करने की कोशिश कर रही थी, और ये सिर का दर्द लगातार बढ़ता चला जा रहा था, और वो इतना बढ़ता चला गया कि उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और वो अचानक गिरने लग गई। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, घर में कोई नहीं था, वो किसकी मदद लेती। वहाँ से किसी तरह से वो घिसटती हुई अपने बेडरूम में गई, और बेडरूम में खड़े खड़े ही वो इतना दर्द था कि दर्द से तड़पती हुई गिर गई। उसके बाद उसे कब नींद आ गई पता नहीं चला। एंड्रे सुबह जाकर जब उठी उसके बाद वो दफ्तर गई, तो दफ्तर के लोगों ने नोटिस किया कि उसकी याददाश्त जा चुकी है, वो बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों को याद नहीं कर पा रही है। इस तरह की बहुत सारी परेशानियाँ हुई, और उसके बाद में उसको वहाँ से निकाल कर फिर बहुत सारे एक्सपर्ट लग गए। और ये घटना इसके बाद अचानक बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ पे होने लग गई इसी होटल में। और बहुत सारी बातें, कुछ लोगों ने कहा शायद कोई प्रेतात्मा है, कोई भूत है, या कोई ना कोई चक्कर है, चुड़ैल का है। सारी दुनिया में बीमारी है, केवल हमारे यहाँ नहीं है। तो वो सब चलता रहा। उसके बाद में उसको वहाँ से ले जाया गया, और अमेरिका में वहाँ पे ले जाके उसको
डॉक्टर डगलस स्मिथ थे, जो डॉक्टर जो देख कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में, जिनके अंडर में उनको भर्ती किया गया। उन्होंने बहुत लंबे समय तक इलाज किया। उनका दर्द भी सामान्य नहीं हुआ था, उनकी सांस लेने की गति भी सामान्य नहीं हो रही थी। कई दिनों तक उनकी धड़कनें तेज चल रही थी, सांस तेज तेज आ रही थी। डॉक्टर का कहना यह था कि ऐसा मामला उन्होंने ना तो कभी मेडिकल साइंस में पढ़ा था, ना कभी मेडिकल साइंस में देखा था, ना इससे पहले किसी डॉक्टर से जिक्र किया था और सुना था। उन्होंने सैकड़ों हज़ारों डॉक्टरों से सलाह की और सबका उत्तर एक ही था कि ये मामला पहला है। और चूंकि ये हवाना में पहली बार हुआ था, इसलिए इसको नाम दे दिया गया हवाना सिंड्रोम। आज हम बात करेंगे हवाना सिंड्रोम पर ही। और हवाना सिंड्रोम पर जब हम बातचीत करेंगे तो उसकी शुरुआत करने के लिए हमको कुछ दिन पहले जाना पड़ेगा, जब वियतनाम की हनोई की यात्रा पर कमला हैरिस उपराष्ट्रपति जा रही थी। पिछले दिनों तो उनके विमान को कई घंटे के लिए रोक कर रखा गया और उसके बाद में वो लगातार प्रतीक्षा करते रही, और जब तक पूरी तरह से सब तसल्ली नहीं हो गई उनको वियतनाम जाने नहीं दिया गया। इस देरी का जो कारण था वो मीडिया में छपा, उसके हिसाब से ये था कि किसी अज्ञात व्यक्ति को वियतनाम में हवाना सिंड्रोम वाला अटैक हुआ है। हवाना सिंड्रोम का अटैक कैसा होता है प्रोग्राम में थोड़ा आगे बताऊंगा। और ये जो कमला हैरिस वाला मामला है, बहुत पुराना नहीं है, हाल का मामला है। अगस्त की 25 तारीख को, इसी 25 अगस्त का मामला है। और उसके बाद में जब वहाँ से एक स्टेटमेंट आया, उसमें ये कहा गया कि ये एक रेडियो फ्रीक्वेंसी कोई अटैक था जिसकी खबर मिली थी, जो कंफर्म हुआ था। उसके आधार पर कमला हैरिस की यात्रा को टाल दिया गया। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी शब्द, अब आप एक पहली चीज़ इतनी देर में प्रोग्राम में इस हवाना सिंड्रोम के साथ जुड़ी हुई देख रहे हैं। ये आरएफ अटैक जो है ये क्या होता है, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ और मामले बताते चलें। और सबसे पहले भारत का मामला बताएं। हाल ही में जब विलियम बर्न्स भारत आए थे, अमेरिका के CIA के चीफ, अमेरिका का सबसे बड़ा जासूस, इतना बड़ा जासूस, इतनी बड़ी संस्था का चीफ है जिसने पूरा अफ़गानिस्तान का 20 साल का कांड किया। वो उस संस्था का चीफ है जिसने तालिबान को खड़ा किया। वो उस संस्था का चीफ है जो पाकिस्तान की ISI को अपनी जेब में रखता है और उसके ज़रिए उसने अफ़गानिस्तान के ऑपरेशन किए। सारी बातें आपको पता है क्योंकि आप मेरे वीडियो देखते हैं। तो इतना बड़ा आदमी जब आया हुआ था तो उसकी टीम के एक आदमी को अचानक ये जो हवाना सिंड्रोम है इसके लक्षण आने शुरू हो गए। उसके सिर में भी दर्द होने लग गया, वो भी फॉरगेटफुलनेस, असहनीय पीड़ा होती है इस सिंड्रोम में। और इसको जो नाम दिया वहाँ के वैज्ञानिकों ने, वो दिया डायरेक्टेड पल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी। अब इसको सरल भाषा में आप समझें तो कुछ खास पल्स होती हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी की, जो एनर्जी पैदा करने के लिए छोड़ी जाती हैं और वो जाके आपके दिमाग पे हमला करती हैं। अब कहीं से कोई तरंग आ रही है, यहाँ से आ रही है, वहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, ना तो वो आँखों से दिखती, ना किसी चीज़ से पता लगती, लेकिन वो अपना काम करके चली जाती है। और सरल तरीके से समझाऊं, आप कटोरे में भर के दूध या पानी अपने माइक्रोवेव में रखते हैं, ना तो उसके अंदर कोई आग जल रही होती है, ना उसके अंदर कोई भी ऐसी हीट जनरेटिंग की चीज़ होती है। सिर्फ माइक्रोवेव के अंदर बहुत ज़्यादा तीव्र, जो माइक्रोवेव उसका नाम ही है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी जाती है उसके अंदर, और वो फ्रीक्वेंसी पानी के अंदर हलचल और बदलाव करने की कोशिश करती है, उसके परमाणुओं से छेड़छाड़ की कोशिश करती है, और पानी उसके रेजिस्टेंस में, उसके विरोध में पानी में बड़ी प्रतिक्रियाएं होती हैं, हलचल होती हैं, और उसके बाद वो पानी उबलने लगता है। उसी तरह से माइक्रोवेव की जो तरंगें हैं, ये समझ लीजिए कि ये आपकी तरफ छोड़ी जा रही हैं। ये आपको मैंने बताया कि कमला हैरिस सिंगापुर से जा रही थी और किस तरह से उनको वियतनाम जाते समय अपनी यात्रा को रोकना पड़ा, क्योंकि वहाँ एक आदमी के साथ ऐसा हो गया था। उससे पहले भी बहुत सारे मामले हैं चीन में, चीन की एम्बेसी में। अभी ये हाल 2-4 साल के मामले हैं, सारे 2-4-5 साल के। चीन की एम्बेसी के अंदर अचानक बहुत सारे लोगों को ये सिंड्रोम होने लग गए, और जो
अमेरिका वाले हैं इस पर कुछ कर तो पा नहीं रहे हैं, तो उन्होंने इसको ये कहना शुरू कर दिया है कि ये जो काम है सारा का सारा ये हो ना हो रूस का काम है, रशिया का काम है, और रशियन एजेंसीज ये काम कर रही हैं, लेकिन ये बात वो रिकॉर्ड पे तो कह नहीं सकते हैं। समस्या सबसे बड़ी ये हो गई है कि ये एक ऐसा हमलावर है जो दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी को जो खड़े खड़े किसी को भी ठिकाने लगा दे और पता भी ना चले। ये तक माना जाता है कि इंदिरा गांधी की हत्या भी उन्होंने ही करवाई थी, राजीव गांधी की हत्या भी उन्होंने ही कराई थी, आरोप लगे हैं। इतनी बड़ी एजेंसी कुछ नहीं बिगाड़ पा रही, और उनके जो खास जासूस होते हैं एकदम टॉप लेवल के, जो उनके चीफ के आसपास के होते हैं, जो उनकी टीम के साथ जाते और आते हैं, उन्हीं को ये होता है ज़्यादा। और अब तो उपराष्ट्रपति अमेरिका की उन तक आँच पहुँच गई। तो अब बड़ा मसला ये है, अब समझते हैं समस्या को। ये तो हुई बीमारी, कैसे होती है इतनी देर में आप ये भी समझ गए। अब ये जो रेडियो तरंगें हैं जिनको आप पैदा करते हैं, जिनके कारण आप किसी का दिमाग ख़राब कर देते हैं, वो काम कैसे करती हैं। इस हवाना सिंड्रोम में ये समझा गया कि कुछ कान के पीछे कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ कुछ तरल भरा होता है, और वो तरल जो है वो जो लिक्विड होता है या जो पानी आप मान लें, उसके अंदर इन तरंगों के ज़रिए एक प्रभाव पैदा किया जाता है और उसमें बबल्स बनने लगते हैं, बहुत सारे बुलबुले आ जाते हैं उसमें। और वो बुलबुले वाला खून जब दिमाग में जाता है, जैसा कल के वीडियो में मैंने आपको बोला था, आदमी को पागल कर देता है। इतनी असह्य पीड़ा, उसके बाद आपका ब्रेन, आपको कन्फ्यूजन होने लगता है, आपकी सांस ठीक से नहीं आती है और आपकी याददाश्त गायब हो जाती है। इतने ख़तरनाक सिम्टम्स ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पैदा कर देती है। अब इस रेडियो फ्रिक्वेंसी का मैंने आपको एक और गुण बताया था कि ये कहाँ से पैदा हो सकती है। आप 5G ज़रूर जानते होंगे, 4G भी जानते होंगे, 3G भी जानते होंगे। ये 2G, 3G, 4G, 5G कुछ मोबाइल टावर्स लगे हुए हैं, उनसे निकलने वाली कुछ फ्रीक्वेंसी हैं। और वो जो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए, मैं आपको बताऊँ। आमतौर पे जब भी कोई सिग्नल एक से दूसरी जगह जाता है, एक तार में भी एक से दूसरी जगह जाता है या कहीं पे भी जाता है सिग्नल, तो वो जलता और बुझता है। वो एक खास बारंबारता, एक आवृत्ति पर वो सिग्नल चलता है और बंद होता है। कभी वो ज़्यादा देर के लिए, जैसे मॉर्स कोड आपने पढ़ा होगा जिसके ज़रिए टेलीग्राम भेजते हैं, तो वो कुछ भी नहीं है फ्रीक्वेंसी, बल्कि वो एक ख़ास तरह का तरंगों का जलना बुझना, चालू होना बंद होना है। और जब तरंगों को वो इस तरह से, जैसे स्पीकर आपने देखा होगा, धक्के मारते हैं तो स्पीकर से आवाज़ आपके कान तक पहुंचती है और आपके कान के पर्दे को हिला के आवाज़ का प्रभाव पैदा करती है। वैसे ही ये जो टावर लगे हुए हैं, इनके ज़रिए जो रेडियो फ्रिक्वेंसी निकलती है वो वहाँ से एक ख़ास संदेश लाती है, जिसको आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर डिकोड कर लिया जाता है। उस संदेश का मतलब ये मोबाइल पता लगा लेता है, ये डिवाइस पता लगा लेती है। अब ये डिवाइस आपकी जेब में है जो खुद भी रेडियो फंक्शन पैदा करती है। कैसे? आप मोबाइल हॉटस्पॉट के ज़रिए लोगों को डाटा देते हैं कि नहीं देते हैं, आप ब्लूटूथ के ज़रिए डाटा देते हैं और लेते हैं। आप जब बात करते हैं तो आप उस मोबाइल टावर को डाटा देते भी हैं और लेते भी हैं। तो ये जो आपका मोबाइल फ़ोन है, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए अगर कुछ कोशिश की जाए, कुछ वैज्ञानिक ट्राई करें, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है कि सचमुच कोई कर रहा है। मैं बोलता हूँ कि वैज्ञानिक ऐसा करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन कुछ वैज्ञानिक अगर इसका दुरुपयोग करना चाहें या चाह रहे होंगे, क्योंकि ऐसे काम तो बड़े बड़ी जासूसी एजेंसियों के लेवल पे होते हैं, हमको तो हमारे तक तो आना नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उसके ज़रिए ऐसी तरंगें विकसित कर सकते हैं। आपके मोबाइल से ही ऐसी तरंगें पैदा कर सकते हैं जो आपके दिमाग को मैनिपुलेट कर दें, आपके दिमाग से छेड़छाड़ करें। वो जो हवाना सिंड्रोम है उसमें वो सरदर्द पैदा कर रहा है, ये हो सकता है कि कुछ आपकी मेमोरी से छेड़छाड़ करे, दिमाग को इतना ज़्यादा बोझिल बना दे, दिमाग को इतना ज़्यादा कष्ट दे दे, इतना ज़्यादा ओवर ऑक्यूपाई कर दे कि आपका दिमाग आपका ना रहे और वो भूलना शुरू कर दे। आपका दिमाग अच्छे से काम ना करे, नींद आपकी पूरी ना हो, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कारणों से आपकी नींद उड़ जाती है। हमने अक्सर पढ़ा होगा, घर में बहुत सारी रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रेवल करती है, तरह तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, उसके कारण इलेक्ट्रॉनिक पोल्यूशन होता है जो हमारे घर में हम सबकी सेहत पे बुरा असर डाल रहा है, ऐसा आपने पढ़ा होगा।
तो आपके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी आपको पागल बनाया जा सकता है। ये तो टेक्नोलॉजी के केवल इस्तेमाल की बात है कि आप कैसे करते हैं, लेकिन अगर कोई दुनिया की ताकत, जो बड़ी ताकत हो, CIA जैसी ताकत हो, KGB जैसी ताकत हो, या कोई और संस्था हो, KGB, और वो चाहे अगर, और वो आपके घर के पास के मोबाइल टावर से आपकी ज़िंदगी में छेड़छाड़ करने की कोशिश करे, या आपको इसी तरह का कोई और अटैक करने की कोशिश करे, तो क्या होगा? अगर वो आपके मोबाइल से पेगासस डाल के डाटा निकाल सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर पेगासस इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आपके मोबाइल में एक ऐसी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल की जा सकती है जिसके ज़रिए आपका मोबाइल मनचाही फ्रीक्वेंसीज जनरेट करने लगे। अगर आप अभी तक नहीं डरे हैं, तो आप मोबाइल भी नहीं रखते हैं, तो ये सूचना आपको डरा सकती है। और ये सूचना ये है कि पूरी दुनिया, पूरी धरती बहुत सारे सैटेलाइट्स के ज़रिए घिरी हुई है। आसमान में अंतरिक्ष जो होता है, अंतरिक्ष एक ऐसी जगह जो कि आपकी धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर होती है, तो वहाँ पे सैटेलाइट बहुत सारे घूम रहे हैं। और वो जो स्पेस है, जो अंतरिक्ष है, वहाँ से कोई अगर आदमी, जैसे आपको अलग अलग कंपनियों के, DTH कंपनियों के आपको सिग्नल भेजता है, वो वहाँ से अगर ऐसी सस्पिशियस रेडियो तरंगे भेजने लगे, एक एरिया को टारगेट करके भेजने लगे, इस देश को टारगेट करना है, तो क्या होगा? ये है टेक्नोलॉजी का फ्यूचर, और ये है वो टेक्नोलॉजी जो बन तो गई है, जिसका तोड़ मनुष्य के पास अभी तक नहीं है, अगर उसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। हो सकता है कि आपको लगे कि ये क्या हवाई बातें हैं, आपने तो सोच लिया रेडियो से निकल जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कोई हथियार बना है क्या? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल में जो हमारा संघर्ष हुआ था लद्दाख बॉर्डर पे चाइना के साथ में, जिसमें हमारे सैनिक मारे गए थे, ये कहा गया कि वहाँ पर इसी तरह का चीन ने रेडियो फ्रीक्वेंसी अटैक किया था, जिससे हमारे 20-22 सैनिक मारे गए थे। और वो बाद में जब वो निष्क्रिय हो गए तो उन पर हमला कर दिया गया, ऐसा बताया जा रहा है। वहाँ पे चीन ने पहली बार 2014 में एक एयर शो में बाकायदा पॉली WB1 नाम के माइक्रोवेव हथियार का डिमॉन्स्ट्रेशन किया था और बताया था कि हमने ये माइक्रोवेव हथियार बनाया है। और ऐसा ही एक हथियार अमेरिका भी बनाकर लोगों के सामने रख चुका है। ये हथियारों की नई दुनिया है। ये वो दुनिया है जिसके जो आपके काबू में नहीं है। आप अगर मेरे ऊपर मिसाइल फेंकेंगे, मान लीजिए अमेरिका ने एक मिसाइल छोड़ी और वो दिल्ली पे आकर गिर सकती है, या कहा जा रहा है कि हमारे पास ऐसी मिसाइल है जो हमारी मिसाइल है, कहा क्या जा रहा है, उसके ज़रिए हम चाहें तो धरती के दूसरे हिस्से तक बम फेंक सकते हैं। तो उस मिसाइल को गिराने के लिए गाइडेड मिसाइल भी होती हैं, जो उस मिसाइल की गर्मी का पीछा करते करते उसको हवा में ही उड़ा देती हैं। ये भी एक फैक्ट है। स्टिंगर मिसाइल कितना पहले अमेरिका ने तालिबान को दी थी, और उस मिसाइल से जो रूस की मिसाइलें आती थी तालिबान पे हमला करने के लिए, उनको आसमान में ही उड़ा दिया जाता था। उन्हीं स्टिंगर मिसाइल से रूस के विमान गिराए गए, जिसके कारण तालिबान और उस वक़्त के मुजाहिदीन जो है बहुत पावरफुल हो गए थे। तो अगर आज की तारीख़ में मिसाइल छोड़ोगे तो उसको गिराने का जुगाड़ है, उसको गिराने के हथियार हैं, लेकिन ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है इसका तोड़ नहीं है। अगर इसका कोई तोड़ होता तो बार बार CIA के लोगों पे हमले ना हो रहे होते, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की विज़िट से पहले हमला ना हो रहा होता, भारत जैसे देश में जब CBI के चीफ़, MI6 के चीफ़ और KGB के चीफ़, ये सारे के सारे जब भारत में जमा थे, उस दौरान भी इस तरह का हमला हुआ, वो ना हुआ होता। अजीत डोभाल भी थे उस मीटिंग में, और उस मीटिंग में जो अमेरिका की सबसे टॉप की जो जासूसी संस्था है, उसका एक आदमी हमले का शिकार हो जाता है। तो अगर तोड़ होता तो ऐसा ना हुआ होता। तो कुल मिला के हम उस दौर में हैं। कल ही परसों मैंने आपको
वीडियो बनाया था कि कैसे चाइनीज़ मोबाइल आपके ऊपर पूरा नियंत्रण रखते हैं। तो इस मोबाइल को जिस देश से आता है, उस देश की अगर नीयत ख़राब हो जाए, और किस देश की नीयत ख़राब नहीं होती है ये बड़ी बात है, हर देश की नीयत ख़राब होती है। हर देश मौके की ताक में रहता है, हर देश कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विध्वंस की राह देख रहा होता है, केवल मौके का इंतज़ार करता है। तो ऐसी हालत में हमारे देश में हमारा क्या होगा? और सिर्फ मोबाइल फ़ोन ही नहीं, हमारे यहाँ पे हज़ारों उपकरण ऐसे हैं जो रेडियो फ्रीक्वेंसी से चलते हैं, और बहुत सारे ऐसे देशों के साथ आते हैं जिनको हम दोस्त की जगह दुश्मन मानते हैं। ड्रोन उड़ते हैं, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी से चलते हैं। आपके बहुत सारे टीवी रेडियो फ्रीक्वेंसी से चलते हैं। आपकी गाड़ियाँ रेडियो फ्रीक्वेंसी से चलती हैं। आजकल जो नई गाड़ियाँ आई हैं वो सारी की सारी उनका रेडियो फ्रीक्वेंसी से कनेक्शन होता है। आप गाड़ी में जा रहे हैं और अचानक आपकी गाड़ी को किसी ने इंटरसेप्ट कर लिया और उसके अंदर से रेडियो सिग्नल, आजकल जो बहुत सारी इंटरनेट वाली गाड़ियाँ आई हैं, वो छोड़ना शुरू कर दिया। तो कहाँ से बचेंगे, कहाँ तक बचेंगे, कब तक बचेंगे, ये बड़ा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये विध्वंसक हथियार बनाने का काम चल क्यों रहा है, ये बंद क्यों नहीं हो रहा है, और उसको बंद क्यों नहीं होना चाहिए? क्या दुनिया की बड़ी ताकतें इस तरह की विध्वंसक चीज़ें बनाना नहीं रोक सकती? होता इसका उल्टा है कि परमाणु बम बना लिया अमेरिका ने, परमाणु बम बना लिया रूस ने, फ्रांस ने, और वो बैठ के भारत जब परमाणु बम बनाता है तो उसके ऊपर शर्तें लगाते हैं, अपने परमाणु बम ख़त्म नहीं करते। निरस्त्रीकरण की बात होती है तो छोटे देशों से कहा जाता है आप अपने कम कर लो, बड़े देश कम करने को तैयार नहीं होते हैं। और ये इंसान का वो चेहरा है जो सूट बूट में खड़ा हुआ एक राष्ट्र प्रमुख आपको दिखाई देता है, सोफिस्टिकेटेड भाषा बोलता हुआ राष्ट्र प्रमुख दिखाई देता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, आपको सहिष्णुता का उपदेश देता है और बाकी चीज़ें सिखाता है। उस आदमी के चेहरे को ज़रा मॉफ करके देखिए, वो ड्रैकुला से भी ज़्यादा भयावह दिखाई देगा, क्योंकि वो इन सारी की सारी विध्वंसक, घटिया और मानव संहारक टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहा है, उस पर खर्चा कर रहा है, उस पर पैसे खर्च कर रहा है, क्योंकि वो दुनिया पे राज करना चाहता है। जिसको आप एक सूटेड वूटेड सोफिस्टिकेटेड आदमी समझ रहे हैं, वो शायद उतना ही बड़ा शैतान है जितना बड़ा शैतान किसी ज़माने में कोई और रहा होगा या कोई सीरियल किलर रहा होगा। देश के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे, देश हित के नाम पे इस हद तक गिर जाना मानवीयता नहीं है, नेशनलिज्म भी नहीं है, देशभक्ति भी नहीं है, ये पैशाचिक कर्म है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बारकोड है पीछे एंड प्लेट में, उसके स्कोप करके उसको आप स्कैन करके हमको भुगतान कर सकते हैं। चैनल कैसा लगा दोस्तों को ज़रूर बताएं। थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं और आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।